तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बेसिकली यूरिक एसिड है क्या चीज़? डॉक्टर तनवीर, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। जी सर, वेलकम। आप इतनी मोहब्बत के साथ इनवाइट करते हैं कि हमें अपनी तमाम मसरूफियात जो है ना वो साइड पे रख के आना पड़ता है सर, आपकी और मेहरबानी। दूसरा उसके अलावा आपके तमाम नाजरीन और जो ऑडियंस थी जो पिछले प्रोग्राम की, जी सर, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया, इतना अप्रिशिएट किया जी सर, कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलें ये पैगाम अगर कुछ लोगों तक पहुंचा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ लोगों तक नहीं, हज़ारों लोगों तक पहुंचा और अगर उसमें से लोग उससे कुछ मुस्तफ़ीज़ हो सकें तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे इस प्रोग्राम का जो है उसका मकसद जो है ना वो पूरा हो जाता है। जी सर। अब रह गया यूरिक एसिड का मसला। यूरिक एसिड बेसिकली एक एसिड है, जैसे यूरिक एसिड है। जी सर। ये जब जिस्म में प्रोड्यूस होता है तो ये अपने साथ 20 किस्म के अमराज और लाता है। जी सर। सीधी सी बात है, अगर एसिड है तो जिस्म में तेजाबियत करेगा। बिल्कुल। जब जिस्म में तेजाबियत करेगा तो पूरे जिस्म में एक प्रोसेस चलता है जिसे हम इन्फ्लामेशन या सोजिश का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, कुछ औकात में तो ये हमें नज़र आ जाएगी सोजिश। जी सर। जैसे अमूमन लोगों के जो नीचे बिग टो है या अंगूठा है पाँव का, उसके जोड़ के ऊपर एक ख़ास हद की एक सोजिश नज़र आती है जिसमें स्वेलिंग होती है, शदीद पेन होती है। जी सर। तो डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वो यूरिक एसिड उसका चेक करता है तो पता चलता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन बहुत सारी सूरतों में ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनको ये सोजिश इस तरह से एक्यूट फेज़ में नज़र आए और वो सोजिश जिस्म के अंदर कई सालों से चल रही होती है। ठीक है। यूरिक एसिड हम में से अक्सर लोग चेक करते हैं और आज आपके तवज्जो से मैं ये भी बता दूं कि हमारी ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ ने उसकी कट ऑफ वैल्यू रखी हुई है 7। जी बिल्कुल ऐसे ही। मेल की उन्होंने 7 रखी हुई, फीमेल की 6 भी रखी हुई, 5.7 6 तक रखी हुई जी है। सर। लेकिन ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू रखने का मकसद ये था कि ये वैल्यू इसलिए रखी गई थी कि उस वक्त जब ये पैरों का अंगूठा सूजता है, जिसे गाउट कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, जी बिल्कुल सर, उस वक्त हमने ये वैल्यू रखी कि जी ये 7 तक होगा। इसके बाद चूंकि अंगूठा सूजना शुरू हो जाता है तो आप 7 से नीचे नीचे रखें ताकि पाँव का अंगूठा ना सूजे, आपको दर्द और तकलीफ ना हो। ठीक है। लेकिन जब भी ये वैल्यू 5 से ऊपर जाएगी, जी सर, आपके जिस्म के अंदर ऐसा एक सोजिश का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि आगे चल के शुगर, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये तमाम जो दूसरी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उसका बायस बनता है। ठीक है सर। तो एक बात तो ये समझ लें कि आपने यूरिक एसिड को हर हाल में 5 से नीचे रखना है है। और इसमें कोई जेंडर की तखसीस नहीं है, कोई भी मेल और फीमेल 5 से नीचे रखें। ठीक है। ताकि अगर अंगूठा नहीं सूज रहा, तकलीफ नहीं भी हो रही तो आप दूसरे अमराज से बचे रहें। जी सर। तो ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब ये बनता कैसे है, ठीक है। बॉडी के अंदर ये यूरिक एसिड हाई क्यों हो जाता है? ठीक है। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि जी गोश्त खोर जो लोग हैं उनको होता है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि शायद गोश्त का इतना रोल नहीं है जितना हमारे प्रोसेस फूड का है। ठीक है। अब प्रोसेस फूड की जब हम बात करेंगे तो हमें प्रोसेस फूड की तारीफ पता होनी चाहिए। जी ठीक है सर। हर वो तमाम जंक फूड जिसकी आज हमारी कौम शौकीन है। ठीक है। अच्छा, इस जंक फूड को जिसमें पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, शवारमाज, बोतलें, जूसेस जितनी भी हैं, हाँ, इस सब को कहते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। ठीक है सर। ये पूरी दुनिया में, ये कभी अमेरिका में प्रेवलेंट थी, अब पूरी दुनिया में है। जी सर। तो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट को अगर हम ब्रीफ करें तो ये बनता है SAD। SAD तो सैड भी इसी से बनता है। ठीक है। तो ये दवा खाने का ये खुराक खाने का मकसद ये है कि अब आपको आइंदा जिंदगी सैड ही रहना है। आपने वो उसमें गमगीन जिंदगी गुजारनी। हाँ जी, गमगीन जिंदगी गुजारनी है, अमराज से भरी हुई। ठीक है। तो अगर आप सैड जिंदगी से बचना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट से आपको बाहर आना पड़ेगा और अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो साल से इस खिते के लोग खाते थे उसके ऊपर आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है। ये अगर हम ये बात करें कि जी ये स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट या ये जो आपका प्रोसेस फूड है, इसकी तारीफ क्या है? ठीक है। तारीफ इसकी ये है कि ये जो प्रोसेस फूड होता है ये फाइबरलेस फूड होता है, इसके अंदर से फाइबर निकाल दिया गया होता है। ठीक है। अब जो 3 आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे सारा जिस्म काम करता है, उसमें है आपका फैट, ठीक है, उसमें आपकी प्रोटीन्स, जी सर, और उसमें है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ठीक है जी। जब आप फाइबर निकाल देते हैं तो पीछे बच गए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ठीक है। जब आप इसमें से फाइबर निकाल देते हैं तो फाइबर निकालने का मकसद ये है कि अब आप जो फूड बनाएंगे, चूंकि फाइबर को आप फ्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है। आप उसको लंबा अरसा स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फाइबर निकल गया, स्टोरेज का मसला हुआ।
इसी तरह से अगर आप उसमें से फैट नहीं निकालेंगे ठीक है। तो फैट जब ओपन एयर में आता है तो फिजा के साथ उसके अंदर ऐसे ऑक्सीजन के रेडिकल्स बनते हैं, जी सर। उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, उसकी शक्ल बदल जाती है और खाने के काबिल नहीं रहता। ठीक है। अब इसमें से फैट भी निकल गया। ठीक है। अब पीछे बच गया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स एक तो महंगा रिसोर्स है, एक नंबर 2 प्रोटीन अकेली खानी बड़ी मुश्किल है। ठीक है। अब क्या बचा पीछे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि आप उसके अंदर शुगर, फ्रुक्टोज, ठीक है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये जो चीजें बेकरियों में यूजुअली इस्तेमाल होती हैं। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप क्या है? ये शुगर से, आम शुगर से कोई 5-10% जरा ज्यादा मीठा होता है और सस्ता होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हर चीज में ये मिल जाता है। ठीक है। अब आप जितना ज्यादा फ्रुक्टोज इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके गाउट के और यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जिस्म में जाने के बाद फ्रुक्टोज और अल्कोहल, ठीक है, वो लोग जो अल्कोहल लेते हैं, जिस्म में जाने के बाद लिवर दोनों को एक नजर से देखता है। ठीक है। जिस तरह अल्कोहल चली गई या अल्कोहल चली जो अयाल, इसलिए वो लोग जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके भी जिगर खराब होते हैं। ठीक है। और वो लोग जो बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोसेस फूड में ज्यादा है, ठीक है, तो उनके भी जिगर खराब होते हैं। और जिगर एक ग्राउंड जीरो है जहां से सारे मसाइल चलते हैं। जिगर खराब हो गया तो समझिए आपका लबलबा खराब हो गया, अब आप शुगर के लिए जाएंगे। जिगर खराब हुआ तो वहां से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मिकदार में निकलेगा जिससे आप हार्ट की बीमारियों का शिकार होंगे। अगर जिगर आपका खराब हो गया तो वहीं से दूसरे कार्डियो मेटाबॉलिक जो डिजीजेज हैं वो निकलेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आम जो आपके नाजरीन है उनके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है, जो थोड़ी पढ़ी लिखी क्लास है, कि फ्रुक्टोज जो है वो तो फलों में भी होती है। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे, पहले हमने यूरिक एसिड पे बात की, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये सही है, गलत है, मिथ है, क्या है सर? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, जी सर, ये इतना ज़्यादा हमारे मुआशरे में सरायत कर गया हुआ है कि पेशेंट अब जब अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेके आते हैं ना डॉक्टर्स के पास, जी सर, कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें ये बताएं वो जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है जिससे हार्ट अटैक होता है वो कौन सा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल कोई भी गुड या बैड नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाइए प्लीज़। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपका दोस्त है। अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर शौक होगा। पहले हम ये तयन कर लें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए सर से लेके पाँव तक हर सेल के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हर सेल की जो आउटर कवरिंग है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जी सर, ये बनती है कोलेस्ट्रॉल के साथ। अभी गुड और बैड को हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है सर। कोलेस्ट्रॉल के साथ बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी और जो बनी हुई है वो बहुत वीक हो जाएगी। ठीक है। तो आप चाहेंगे कि आपके घर की जो आउटर दीवार है वो कमजोर हो जाए। यहाँ तो लोग बुलेट प्रूफ मांगते हैं। हाँ जी। दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी है आपकी बॉडी के लिए कि इंसानी जिस्म में आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लें ना लें, ठीक है, 3000 मिलीग्राम पर डे आपकी बॉडी की अपनी नीड है जो कि लिवर खुद से बनाता है। ठीक है। क्योंकि उसको बेतहाशा फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। अब वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं? नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल आपका होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये आपकी बॉडी को बाहर के जो जरासीम हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, उनसे बचाता है। होस्ट डिफेंस है आपका। ठीक है। अभी कोविड-19 के बाद लोगों ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला वो लोग कोविड में ज्यादा मरे हैं जिनके डॉक्टरों ने स्टैटिन्स और दवाइयां देकर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत लो किया हुआ था। और वो लोग जो कोविड के दौरान हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ जी रहे थे वो कोविड से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को महफूज कर पाए, क्योंकि ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप दवाओं से इसको बहुत नीचे ले जाते हैं तो आपका जिस्म अब एक ओपन रिजर्वायर है फॉर एनी फॉरेन इन्वेडर और आपके जिस्म में कोई भी इंफेक्शन जा सकती है। ठीक है। सेल इंटेग्रिटी की बात हो गई। आपकी बॉडी में आजकल हर बंदा विटामिन डी लेने के लिए चला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इंतहाई जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल डी या विटामिन डी बनेगा ही नहीं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लो है तो विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी के अंदर जो कि आपको पॉइजनस चीजों से बचाते हैं, जैसे विटामिन ई है, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है। तमाम वो मर्द जिनको अपनी मर्दानगी पर फख्र है और वो तमाम खवातीन जिनको अपनी खूबसूरती पर नाज है, वो ये समझ लें कि तमाम मर्दाना हार्मोन्स और तमाम जनाना हार्मोन्स ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं।
ठीक है। अगर ये आप नीचे ले जाएंगे तो आपका ये हार्मोनल फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आपको जो अपनी खूबसूरती पे नाज है, खवातीन को और मर्दों वो को मर्दानगी infertility पे में नाज है, तो उसके लिए आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी, इतने ज्यादा फंक्शंस है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई, जी सर। एनर्जी बनाने के लिए आपको एक CoQ10 नामी एंजाइम की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे, जो ये- आजकल मार्केट में भरमार है। जो भरमार है, हम बाहर से CoQ10 देते चले जा रहे हैं, लेकिन उधर से कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाएं दे के हम उसको डाउन करते हैं। डाउन करते हैं। जब वो डाउन हो जाता है तो आपके मसल्स में शदीद फटीग आती है, ऐसे ही। आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, आपको शदीद नकाहत और कमजोरी का एहसास होता है। अब डॉक्टर कहता है कि ठीक है जी, आप तो ले रहे हैं स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल तो मैंने नीचे लानी है क्योंकि आपका हार्ट की नालियां बंद ना हो जाएं। और आपके तवज्जुह से ये मैं बताना चाहूंगा कि किसी कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट की नालियां बंद नहीं होती। ठीक है। आपकी हार्ट की नालियां बंद होनी है उसी प्रोसेस फूड के साथ जिसकी मैंने बात जिसका की हमने है। पहले बात की। अगर आप गुड क्वालिटी फैट्स ले रहे हैं तो आपकी हार्ट की नालियां कभी भी क्लॉग नहीं होंगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब यहां पे हमें ये बात एक और समझनी है कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है सर। हमें आज तक यही बताया गया, और ये कॉन्सेप्ट कहां से चला कि जब लोगों को हार्ट अटैक्स हुए और जो लोग मर गए उनका जब पोस्टमार्टम हुआ, जी सर। तो जब उनकी हार्ट की नालियों में उन्होंने डायसेक्शन की तो वहां पे क्लॉट्स मौजूद थे। ठीक है। अब जब उन क्लॉट्स को डायसेक्ट करके उनको उसका एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद था। ठीक है। यहां से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का आगाज हुआ मेडिकल प्रोफेशन के अंदर कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की नालियां क्लॉग हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये वो कोलेस्ट्रॉल था, वो कोलेस्ट्रॉल वहां कहां से आया? मैंने जैसे बताया कि आपकी बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म था, क्योंकि वो खुद से प्रोडक्शन भी होती है, लिवर हाँ का जी, काम भी है। लिवर का काम भी है। जब आपकी नालियां, छोटी छोटी दिल की जो नालियां हैं जी सर। और जो एंडोथीलियम है आपकी नालियों के अंदर वाली जो लाइनिंग है, जब वो रफ होती है हाई ग्लूकोज के साथ। डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपर्टी का फायदा उठाते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के लिए पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, वो कहता है लैब वाले ने कहा कि 12 घंटे खाली पेट आए या फौरी तौर पे करवा लिया जाए, इसमें मिथ क्या है और रियलिटी क्या है सर? पहले तो बात ये समझ लें कि जब आप कोलेस्ट्रॉल चेक के लिए जाते हैं ना, जी सर। तो हमारे अक्सर मरीज सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा के आ जाते हैं। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल समझ लें कि अकेला कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराने का कोई फायदा नहीं है। अपने पैसे जाया मत करें, उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है। एक्चुअली हमें देखना यह है कि मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मिनिमम 12 से 14 घंटे की फास्टिंग चाहिए, जरूरी है। हाँ, इसलिए कि ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को, अगर आपने कल रात को लस्सी पी है, ठीक है, और आपने दूध और या मिल्क शेक पी के सोए हैं, तो सबसे ज्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल उससे बढ़ना है, जिसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। जी ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल सो कॉल्ड, मैं तो नहीं कहता बैड उसे, जी सर। या टोटल कोलेस्ट्रॉल को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल फॉल्सली बहुत ज्यादा हाई आ जाएगा। ठीक हो गया सर। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करें, और उसमें पानी पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। लोग पानी भी नहीं पीते और बेचारे परेशान रहते हैं, पानी पिए अब। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लैब स्लिप आ गई, ठीक है। और ये मेरे उन कोलीग्स के लिए, उन दोस्तों के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो सिर्फ थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई देखते हैं और मरीज को दवाइयों पर डाल देते हैं और उनको एक नई अजियत में मुब्तला कर देते हैं। ठीक है, बजाय ठीक होने के वो जी, आपका जो कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल की स्लिप है, वो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल देखती है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल देखती है, ठीक है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये 5 बेसिक उसमें स्पीशीज हैं जो कोलेस्ट्रॉल की आती जी हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब एक बात पहले ये समझ लें कि जो आपकी लैब मैयर करती है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जी बिल्कुल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जी सर। प्रॉब्लम ये है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स आर 2 नॉट 1। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। जी बिल्कुल, एक होते हैं लार्ज एंड बॉइंट, आम आवाम के लिए इनका बड़ा सा साइज होता है, जैसे गुब्बारा नुमा, ठीक है, इस तरह से बड़े होते हैं, ठीक है। और ये फ्लोट करते हैं। जैसे आप एक कमरे के अंदर गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दें, छोड़ दें, वो ये जब आपके खून में चलते हैं तो ये किसी जगह ना स्टिक करते हैं, बस ये खून के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, इनकी मिकदार होती है 80%, ठीक है, और ये 80% जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हार्ट की कोई तकलीफ नहीं करता, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये बस है ब्लड के अंदर, अल्लाह मियां ने रखा हुआ है, लेकिन इससे हार्ट डिजीज नहीं होती। ठीक है,
जो पीछे बच गया 20% जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल है वो है स्मॉल एंड डेंस। इसका मतलब है कि उसका साइज छोटा है और वो बैठ जाता है जैसे पेंदे में कोई चीज बैठती है। तो जब ये ब्लड में फ्लो करता है तो ये आपकी खून की नालियों में बैठ जाता है, ठीक है, नीचे, और ये चूंकि हैवी है तो ये फ्लो नहीं करता और वो ये खून की नाली के अंदर वहां बैठ के उसको रफ करना शुरू कर देता है रेगमाल की तरह, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी में 20% है, ठीक है। अब अगर जब आप अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, ठीक है, तो आपकी लेबोरेटरी को ये नहीं पता कि इसमें से 80% कौन सा है, 20% कौन सा है। आपका जो टेस्ट आता है वो टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का है, ठीक है। डॉक्टर ने थोड़ा सा हाई देखा, उसने दवा शुरू करा दी। 80% तो आपको कहेगा ही कुछ नहीं, ठीक है। बाकी जो 20% है उसको आप उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नीचे लेके आए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्टैटिन देने का, और ये भी एक मैं बता दूं, शायद ये कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी इस बात को नहीं मान रही, लेकिन जितने माहिरीन हैं या जितनी इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई है जो कि फंडेड नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो ये कहते हैं कि जब तक आपका बैड कोलेस्ट्रॉल 300 या इससे ज्यादा ना हो इसको मत छेड़ें, ठीक है। 300 और यहाँ पे 140 150 के ऊपर दवा शुरू करा दी जाती है और फिर वो सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। फिर मरीज जो ना पट्टों के दर्द, खिंचाव और जॉइंट। और एक और बात बड़ी ही अहम, और इसके लिए पूरी दुनिया में एविडेंस मौजूद है कि हम कोलेस्ट्रॉल इसलिए कम करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स रात लोगों को ये बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने से तुम्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मैंने तुम्हें स्टैटिन दे दी, आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। देयर इज नो रोल ऑफ स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन इन प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक। प्राइमरी प्रिवेंशन में इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब आगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है, आपको डॉक्टर अब इसलिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाएं दे रहा है कि दूसरा हार्ट अटैक ना हो, ठीक है। इसके ऊपर एविडेंस ये है कि अगर आप लगातार 5 से 10 साल कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है, आपका बाईपास भी हो चुका है, आपके स्टेंट भी डल चुके हैं और आपको तमाम और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ है, अगर हम आपको 5 से 10 साल स्टैटिन्स देते हैं तो आपकी जिंदगी में टोटल इजाफा 4.2 डेज का होगा, ठीक है। 4 दिन सिर्फ आपकी जिंदगी के बढ़ सकते हैं ये देने से, ठीक है। और वो जो 10 साल आपके ये 5 साल गुजरने हैं, जी जी, वो शदीद पट्ठों की दर्द के साथ, ऐसे ही जॉइंट, वो शदीद आपकी जॉइंट पेन के साथ, फटीक के साथ, चक्कर आएंगे, मर्दाना मसाइल के साथ, जनाना मसाइल के साथ, और बेतहाशा आपके लिए मसाइल आएंगे। अभी बहुत सारे दोस्तों को ये बातें सुन के शौक लगेगा, लेकिन दिस इज ऑल लेटेस्ट जो कि आपके चैनल के तवज्जुह से हम आज लोगों को बता रहे हैं। तो 4 दिन का जो आपने जिंदगी में इजाफा करना है, अब आपने ये फैसला करना है कि वो 4 दिन का इजाफा आपने इस कीमत पे करना है या आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेके करना है। अच्छा सर, यहाँ से एक सवाल हम ऐड करते हैं कि वो लोग जिनको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, या ओबीज है, मोटापे का शिकार है, क्या वो मक्खन, लस्सी, घी, देसी घी, जी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया देसी घी, और उन्होंने सीड ऑयल से बचना है, कैनोला ऑयल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, मकई का तेल, ठीक है, ये दे आर पॉइजन्स, ठीक है, ये नहीं लेना। अगर जेब इजाजत दे तो अच्छा मक्खन या देसी घी, ठीक है सर, नहीं तो अपना खाना सरसों के तेल में पकाएं, ठीक है सर। उसके अलावा आप अपना खोपरे या नारियल के तेल में खाना बना सकते हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाना, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर आपके सैलेड पे या ड्रेसिंग के लिए है। जब आप इसको पका लेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है। नाजरीन, जैसे कि आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में जारी रखे हुए हैं, वो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया या अभी देख रहे हैं, यहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है या जाएगी, उनकी ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए ये प्रोग्राम हम सदका जारिया के तौर पे कर रहे हैं। सर, आखिरी 2 मिनट हैं, इसमें पब्लिक के नाम आप कोई मैसेज देना चाहें कि वो कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, यूरिक एसिड को थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह रिवर्स कर सकें? इसके लिए जो स्टैंडर्ड मंत्र आपको भी पता है, मैं जब डॉक्टर्स को लेक्चर्स देता हूँ ऐसे ही तो मैं उनको 3 लाइनर समझाता हूँ, 3 लाइन्स, ठीक है, ठीक है जी। वो है जी, सेव द लिवर, ठीक है, फीड द गट, ठीक है, एंड सपोर्ट योर ब्रेन, ठीक है। लिवर को कैसे बचाना है वो मैंने बता दिया, प्रोसेस फूड से बचाना आपने, ठीक है जी। फीड द गट, फाइबर के थ्रू, ठीक है, सब्जियां खाएं, ठीक है, फल एज ए होल खाएं, फ्रूट जूसेस नहीं पीने, ठीक है। वो तमाम माएं जो सुबह अपने बच्चों को फ्रूट जूस फ्रेश निकाल के नाश्ता करवा रही हैं,
मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को सुबह अपने हाथों से जहर दे रही हैं। ठीक है, बिल्कुल उनको सही। पूरा फ्रूट दें खाने के लिए, उनको फ्रूट जूसेस मत दीजिए। ठीक है, ठीक है जी, इससे आपका लिवर बचेगा और आपके फाइबर जो आपके गट को मिलता है, ठीक है, फाइबर मिलेगा तो आपके गट के अंदर जो माइक्रोबायोम्स हैं जो कि आपके लिए बेहतर हैं, उनको भी जिंदगी मिलेगी और वो आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपके दूसरे मसाइल, और आपका पेट फाइबर से जब भर जाएगा तो आप कम खाएंगे, भूख कम लगेगी। ठीक है। एंड स्पोर्ट द ब्रेन का मतलब ये है कि यार खुदा के लिए अपने दिमाग को स्क्रीन टाइम से बाहर लाएं। अपने मोबाइल जो है रात को अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, और जिसपे बकायदा रिसर्च मौजूद है कि अगर आपने सिर्फ अपने कमरे के अंदर ही अपना फोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है तो उसमें जो ब्लू लाइट है, जो रेडिएशन है जो आपको महसूस नहीं होती, वो भी आपको सोने नहीं देंगी, आपके दिमाग के लिए बेहतर नहीं है, और आपका जो प्रोसेस फूड है वो आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी है वो कर रहा है। तो करना क्या है, प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा खाएं, अंडे खाएं, गोश्त खाएं और बीफ को अपनी जिंदगी में जरूर लेके आएं। ठीक है, प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स। ठीक है, कंट्रोल और कट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम से कम कर सकते हैं वो कर दें। एंड डोंट फियर फैट्स। घी, असली देसी घी, मक्खन से बिल्कुल खौफजदा ना हो। ठीक है, प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स, ठीक है, कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड डोंट फियर फैट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। ये सिर्फ 4 लाइनों का मंत्र है।